हेलो गाइस। जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं 2011 से 2022 तक के जितने भी हमारे एस्टेट के क्या हुए हैं, एग्ज़ाम हुए हैं, उनके अंदर जो जनरल इंग्लिश आई हुई है हम वही कर रहे हैं। जो 15 मार्क्स की जनरल इंग्लिश आती है वही हम सोल्व कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूंगी जितने भी मतलब जो पेपर हुए हैं और एस्टेट के पीछे जिसमें सब में जनरल इंग्लिश आई हुई है। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा देती हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो ये सारे जो पेपर मैं करवा रही हूँ वो टीजीटी के उठाए हैं मैंने पहले, ठीक है। उसके बाद मैं पीजीटी और जेबीटी वाले भी बनाने की सोच रही हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल अब आपको फिल करना है भाई। इसके अंदर मॉडल क्या आएगा? सी कैन स्विम फॉर हावर्स एट द, जब वो 8 ईयर की थी तो फिर वो क्या कर सकती थी? स्विम कर सकती थी। अब 8 साल का हमें पता चल रहा है, अब तो वो ज़्यादा एज की हो गई है। तो 8 साल से हमें क्या पता चल रहा है कि वो पास्ट की बात कर रही है। और जो पास्ट की एबिलिटी की बात करते हैं तो फिर हम कुड लगाते हैं, कैन हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, द गर्ल हु इज़ वियरिंग ए रेड रिबन। अब क्या है? द गर्ल हु इज वियरिंग ए रेड रिबन इज़ माई सिस्टर। तो गर्ल, ये आप करके जाएं भाई। क्या है जो क्लोजेज हैं वो आप कब करके जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गर्ल है, गर्ल यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है। तो गर्ल यहाँ पर क्या है? नाउन है। और नाउन की विशेषता बताई गई कि द गर्ल हु इज वियरिंग ए रेड रिबन, यानी रेड रिबन जिस गर्ल ने पहना हुआ है, इज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। तो ये हमारा कौन सा हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच हमें चेंज करना है। ही सेड टू हर क्या आएगा? देखो, मैंने आपको बोला था कि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बोला है कि आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब से आप रिजेक्ट करते जाएंगे ऑप्शन को और आप अपने जो राइट आंसर है उस तक पहुंच जाएंगे। अब हमें को पता है कि आर किस में चेंज होता है? वोज में चेंज होता है, ठीक है। इज, इसमें ये इज आया तो नहीं हो सकता, इसमें भी जाया नहीं हो सकता, इसमें भी जाया नहीं हो सकता। केवल हेल्पिंग वर्ब से ही आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो अगर आपको ये पैसिव वॉइस नरेशन नहीं आती हैं तो आप इनकी हेल्पिंग वर्ब कम से कम ध्यान रख के जाएँ। क्योंकि जैसे अभी ऑप्शन दिया हुआ था इसमें ऐसा था कि किसी के अंदर भी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो वोज नहीं दी हुई है, बस इसके अंदर वोज दी हुई है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन फंस सकता है। तो आपने सारी हेल्पिंग वर्ब किस में कौन सी चेंज होती है एक बार ज़रूर देख के जाएं। तो क्या आ जाएगा? सी टोल्ड हर दैट सी वॉज ए वेरी रीजनेबल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ही लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ हिज एडिक्शन। अब एडिक्शन के साथ क्या आता है भाई? टू आता है। एडिक्शन प्रीपोजिशन करके जाएं। मैंने प्रीपोजिशन अच्छे से करवाई हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। बिजनेस फॉल्स ऑफ क्या है? बिजनेस फॉल्स ऑफ ड्यूरिंग समर मंथ्स। तो क्या था? जो बिजनेस है वो डिक्लीन हो जाता है, यानी समर मंथ में वो कम चलता है, मतलब गिरना शुरू हो जाता है बिजनेस, तो डिक्लीन आ जाएगा उसके लिए। नेक्स्ट है आई पेड द बिल बट द कैशियर डिड नॉट गिव द रिसिप्ट। अब जब भी हम के कोई कैश देते हैं तो उसके लिए हम क्या देते हैं? रिसिप्ट देते हैं। रिसीव, रिसीविंग, रिसीव्ड, ये ऐसा कुछ भी नहीं देते हैं। तो क्या देते हैं? हम रिसिप्ट देते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा? ये तो आप वैसे भी जब भी आप किसी को फ़ोन पे करते हैं तो उसके बाद जो आप किसी को क्या सेंड करते हो? रिसिप्ट सेंड करते हो। तो ये आप जनरल नॉलेज वाली बात है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। उसके बाद सी कुड नॉट फिगर आउट द थीम ऑफ द प्ले क्लियरली। अब फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब से हर ईयर में क्वेश्चन आया हुआ, तो फ्रेजल वर्ब आपको थोड़ी सी देख के जानी पड़ेंगी। हाँ, मानती हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है ये, पर फिर भी थोड़ा सा अगर हो सके तो आप कर जाने। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से आप, अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो वो मैथ्स वाली कमी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आसान सब्जेक्ट है, वो आपकी कंप्लीट कर सकते हैं। साइकोलॉजी आपको पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट आ रही है, साइकोलॉजी को करना मुश्किल है। उसमें 24-25 मार्क्स अगर आ जाते हैं तो मच बेटर, इससे ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन तो यही सब्जेक्ट ऐसे बचते हैं कि जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं। हरियाणा जीके में स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं। अगर सपोज दैट आपको मैथ्स नहीं आता है और आपका जो सब्जेक्ट है वो तो मेन है ही। द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब्स का जो मीनिंग है वो क्या है भाई? कंप्रीहेंड, यानी समझना। सी कुड नॉट फिगर आउट द थीम ऑफ द प्ले क्लियरली, यानी कि वो अच्छे से समझ नहीं पाई
जो थीम है प्ले का अच्छे से समझ नहीं पाए, समझना कम्प्रीहेंड होता है। नेक्स्ट, आशा एंड आई। अब इसके अंदर देखो, एंड के साथ जब दो नाउन जुड़े हुए, दो प्रोनाउन जुड़े हुए या एक नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ होता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब को लेता है। तो क्या है, ये आ जाएगी, आशा एंड आई वर शॉपिंग ऑन MG रोड। हम जब शॉपिंग कर रहे थे MG रोड पर, दे सा एन ओल्ड वॉकिंग स्लोली, यानी कि एक ओल्ड मैन को धीरे धीरे चलते हुए देखा। और मैं आपको बता रही हूँ, जब ये मीनिंग आते हैं तो उनका आप सेंटेंस की सेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर के नज़दीक पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। तो अब ये आ नहीं सकता क्योंकि लास्ट वाले में क्या आया हुआ है, पास्ट आया हुआ है, तो सेंटेंस में पास्ट ही आएगा, ठीक है। यहाँ से ये ऑप्शन आप कट कर सकते हो, ठीक है। ये इस सेंस ही नहीं बन रही है, इसकी भी सेंस नहीं बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, मिस्टर शर्मा नोज मी। अब इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस नरेशन, एक एक सेंटेंस आ रहा है, हर एग्जाम में आ रहा है, नरेशन से, एक पैसिव वॉइस से आ रहा है, एक क्या से प्रीपोजिशन से आ रहा है एक। तो ये चीज़ आप करके जाएंगे। मिसेस शर्मा नोज मी आई। अब यहाँ से शुरू होगा। मैंने फिर से बताया था आपको कि आप ध्यान रखेंगे कि अब आपको पता है कि फर्स्ट जो फॉर्म होती है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग के थर्ड फॉर्म बन जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ से अब फर्स्ट फॉर्म के साथ EJMR लगेगा, ठीक है, तो ये कट हो गया, यहाँ से EJMR लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, यहाँ से कट हो गया। अब रह गया आपका ये दो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि नोन के साथ हमेशा टू क्या लगती है, प्रीपोजिशन लगती है। ये बहुत बार कन्फ्यूजन में दिया जाता है, ये सेंटेंस बहुत बार आता है। आपको ध्यान रखना है कि नो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है, ना कि बाई आती है। तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका कम पक्का ही आ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करके जाएंगे। मैंने अपने चैनल पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ट्रिक के साथ याद करवाए हुए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह प्रेजेंट होता है। उसके बाद माई फादर ब्रंट हिज हैंड। मेरे पिताजी ने क्या किया, अपना हाथ जला लिया। वाई ही वॉज लाइटिंग ए कैंडल, जब वो क्या जला रहे थे, कैंडल जला रहे थे, ठीक है। बट की सेंस नहीं आ रही, जब का मीनिंग तो वाइल से ही होता है, बिकॉज से नहीं होता, सिंस से नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, सेंस निकालने की कोशिश करेंगे सेंटेंस की, तो फिर आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस हैज़ बीन यूज्ड एज। अब अंडरलाइन वर्ड पूछा है कि क्या है, महाराणा प्रताप फोर्ट ब्रेवली एंड वोन द वॉर। अब इसके अंदर भाई एल जिसके पीछे वाई लगा हुआ होता है, मोस्टली वो क्या होती हैं, एडवर्ब होती हैं, यह ध्यान आपको रखना है। हाँ एक्सेप्शन है, बट मोस्ट ऑफ टाइम जो पीछे LY या जो मतलब क्या वाई लगा हुआ होता है तो वो मोस्टली एडवर्ब ही होती हैं। तो महाराणा प्रताप फोर्ट ब्रेवली क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इज ए नाउन विद मेंट। अब जैसे एग्रीमेंट के साथ मेंट लगा के नाउन बनाया हुआ, वैसे ही आपको आप किसके साथ मेंट लगा के नाउन बना सकते हैं। एक्सपोर्टमेंट नहीं हुआ, कोरेक्टमेंट नहीं हुआ, कलरमेंट नहीं हुआ, ये तो कुछ बने ही नहीं सेंस इनकी। आप इनको लगा के देखेंगे, अम्यूज़मेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्पेलिंग एरर का टॉपिक भी मैंने अपने में करवाया है और ट्रिक से ही करवाया है, वो भी करवाने की कोशिश की है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि स्पेलिंग एरर आपके हर ईयर वाले एग्जाम में जनरल इंग्लिश में पूछी गई है। तो क्या आएगा, कमेटी स्पेलिंग बहुत बार पूछी जाती है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें 3 जो वर्ड हैं वो डबल होते हैं। और एरर कैसे दी जाती है, कभी तो M को सिंगल दे दिया, ठीक है, कभी T को सिंगल दे दिया, ऐसे करके एरर पूछी जाएगी। और कभी E को सिंगल दे दिया, तो एरर भी इन तीनों में से ही पूछी जाएगी। तो कमेटी में आपको ध्यान रखना है, M भी डबल आएगा, T भी डबल आएगा और E भी डबल E आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द अंडरलाइन एक्सिलरी मस्ट। अब मस्ट क्या दिखाता है भाई, मस्ट नेसेसिटी दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। सेंटेंस करेक्ट कौन सा है भाई, He reached the station before the train started। अब बिफोर से पहले हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिर्फ रिच्ड दिया हुआ, तो हेड रिच्ड आएगा यहाँ पे। आई अराइव एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन स्टार्टेड।
अब आफ्टर के बाद क्या आती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ही वॉज सीइंग द सी नहीं होता भाई, किसी चीज़ को देखना, टीवी को देखना, किसी भी चीज़ को देखना, हम वो क्या यूज़ करते हैं, वॉच यूज़ करते हैं, ना कि सिंग। तो द नाइटिंगेल एज वेल एज द कुकू इज ए सिंगिंग बर्ड, ये करेक्ट है भाई। नेक्स्ट, अब फिर मिस स्पेल्ट वर्ड से आया हुआ है आपका सिमिली, सी मी, ठीक है, LE, ये आएगा इसकी स्पेलिंग आप ठीक करेंगे। सिंगुलर की ठीक है, शिव की ठीक है, सिज की ठीक है, ठीक है। तो मिस स्पेल्ट कौन सा, सिमली है। सिमली में आई पहले आएगा, एल बाद में आएगा। नेक्स्ट है, अब ये पहले अब जो 2011 वाले हैं, 12 वाले हैं, उसके अंदर ये जो क्वेश्चन थे वो पूछे जा रहे थे पेडागोजी के, लेकिन अब शायद नहीं पूछे जा रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको सोल्व करवा देती हूँ कि अब तक एग्जामिनर क्या पूछ ले एग्जाम में, तो मैं करवा देती हूँ आपको ये, ठीक है। वैन लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन ए रियल कम्युनिकेशन, यानी जब लर्नर रियल कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं, देयर नेचुरल स्ट्रेटजी, उनकी जो नेचुरल स्ट्रेटजी होती है फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज को प्राप्त करने की, विल बी यूज्ड, यानी कि जब कम्युनिकेशन की नेचुरल स्ट्रेटजी को अपना के हम लैंग्वेज को क्या किया जाता है, यूज किया गया है, दिस विल अलाउ देम टू लर्न यूज़ द लैंग्वेज, और ये अलाउ करता है उन्हें कौन सी लैंग्वेज को सीखने में, कम्युनिकेटिव अप्रोच के सीखने में। नेचुरल स्ट्रेटजी को अपनाते हुए जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट है, आई सेड टू माई फ्रेंड आई डोंट नो द वे डू यू। तो भाई इसके अंदर फिर से हमें क्या चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड मी, आई टोल्ड माई फ्रेंड, दैट कंजक्शन लग गया। फिर से मैंने आपको बोला था कि आप हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो डू किस में चेंज होता है, डिड में चेंज होता है। तो आई डिड नॉट नो द वे एंड आस्क्ड इफ़ ही डिड, तो फिर डू फिर से किस में चेंज हुआ है, डिड में चेंज हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, इसमें फिर ये इसमें और इसमें आप अब फिर जैसे आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बच गए हैं, आप फिर उनके अंदर से शायद प्रोनाउन की मिस्टेक हो सकती है, तो फिर आप उसको मैच करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे सेड टू को यहाँ पे टोल्ड में नहीं चेंज किया हुआ, तो यहाँ से ही आपको एरर पता चल गई कि हमारा ये गलत है और ये ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारा रॉन्ग है और ये हमारा ठीक है, पता चल जाता है। नेक्स्ट, करेक्ट वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनकेपेबल ऑफ बीइंग वाइप्ड आउट और इफेस्ट, यानी कि जिसको साफ ना किया जा सके, तो जिसे भुलाया ना जा सके। तो इंडेलिबल कैसे याद करेंगे, डेली अगर आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो इंडेलिबल हो जाती है, यानी कि हम उसको फिर कभी भी नहीं भूलते हैं। इनएलिजिबल जो पढ़ा लिखा ना हो, इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके, इरिवोकेबल जिसको सहारा ना जा सके, ठीक है। वी मेड हिम कम्प्लीट द वर्क, ही वॉज, अब इसके अंदर फिर से हमें पैसिव वॉइस मिली है ठीक करने के लिए। तो मैंने सारे पेपर इंक्लूड किए हुए, तो सब में एक पैसिव वॉइस ये का जो सेंटेंस पूछा हुआ था वही आ रहे हैं आपके साथ, इसीलिए ज़्यादा पैसिव वॉइस के आपको नरेशन के सेंटेंस लग रहे हैं, क्योंकि मैंने सारे जितने भी पेपर हैं, क्योंकि मैं 18 तक करवा चुकी हूँ, 18 के बाद के जितने भी एग्जाम बचे हैं 11 तक मैं सारे इंक्लूड कर चुकी हूँ यहाँ पे। वी मेड हिम कम्प्लीट द वर्क, ठीक है। अब अगर सेकंड फॉर्म आई है तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है। वॉज प्लस थर्ड फॉर्म इसमें भी नहीं है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म इसमें भी नहीं है, और वॉज प्लस थर्ड फॉर्म इसमें भी नहीं है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस नरेशन का ठीक करवा सकती है, जैसे अब हो गया है आपका ही वॉज, क्या आएगा यहाँ से, नेक्स्ट ही हो जाएगा, ही वॉज मेड टू कम्प्लीट द वर्क। नेक्स्ट, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर द, अब जैसे क्या है, क्या करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन आई स्पोक टू हिज ब्रदर, तो अंडरलाइन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो एग्जाम्पल है वो किसका, अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या है, क्या दिया हुआ है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन है, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन है। अब भाई रीजन है, क्योंकि उसने रीजन बताया कि वो घर नहीं था, इसलिए मैंने उसके ब्रदर को बोल दिया, ठीक है। आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, अब भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये आजकल ये पेपर में आने लगी है, आपसे फॉर्मेशन पूछी जा रही है, ठीक है। नथिंग विल मेक हिम रिपेंट, ठीक है।
नथिंग का क्या, देखो अब बताती हूँ मैं आपको। नथिंग, नथिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है। विल मेक वर्ब है। हिम ऑब्जेक्ट है। अब हिम के जस्ट बाद डिपेंड आया हुआ है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब आपको करके जाएँ। थोड़ा आइडिया मैं आपको वीडियो में दे दूँगी, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये ज़्यादा आ रहा है तो आप ये पूछ के ये एक बार रिवाइज करके जाएंगे। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ही रोट हिम, जैसे मैं बोलती हूँ कि ही रोट हिम, ठीक है, तो इसके अंदर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये फॉर्मेशन हो गई। कई बार सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। जैसे ही राइट, ही राइट्स, ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब होती है। कई बार सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे ही इज ए टीचर, ठीक है, तो ही और टीचर क्या है, वही तो टीचर वही ही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, समझ गए, सारे ही समझ गए, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ही ले ऑल नाइट ऑन ही स्लीपलेस पिलो। इसके अंदर भाई ये जो ट्रांसफर्ड एपिथेट है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच, वैसे तो आपको जो टीजीटी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो सारी ही करके जानी है, तो आप एक बार ये देख लेंगे फिगर ऑफ स्पीच। तो स्लीपलेस पिलो, इसके अंदर जब क्या होता है, जब जो एडजेक्टिव जो मेन नाउन होता है उसके ऊपर एडजेक्टिव का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि किसके ऊपर पड़ता है, जो नाउन जिसके ऊपर नहीं पड़ना होता। जैसे स्लीपलेस पिलो थोड़ा सा की स्लीपलेस नाइट गई है, उस मैन की स्लीपलेस नाइट गई है, ठीक है, तो हिज की गई है ना कि स्लीप पिलो की गई है। पिलो थोड़ा सा होता है, तो ऐसा मतलब ऐसा होता है कि जब हम ऐसी चीज़ों के ऊपर उसके प्रभाव को डाल देते हैं, जो कैसी चीज़ें होती हैं, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनका प्रभाव उनके ऊपर डाल देते हैं। सजीव जो चीज़ एक्चुअल में होती है, जो सजीव होती है, उसके ऊपर ना डाल के, तो पिल्लो को स्लीपलेस बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हिले ऑल नाइट हो, ये दोबारा आ गया। द मोरल लॉ इज़ अबव द सिविल, यानी कि भाई जो भी मतलब लॉ से या जो रूल से के बारे में होता है उसके लिए प्रीपोजिशन अबव का यूज़ किया जाता है। तो अबव प्रीपोजिशन का टॉपिक अच्छे से करवाया हुआ। अबव का मैंने जो डिफरेंस है अबव में और क्या है ओवर में, मैंने कंप्लीट बड़े अच्छे से आपको समझाया हुआ है, तो आप वीडियो देख सकते हैं मेरी प्रीपोजिशन वाली। तो मोरल लॉ इज अबो, अबो क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू अबाउट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में अब कौन सा ठीक नहीं है। पहला देखते हैं, टीचर्स इन कम्युनिकेटिव क्लासरूम विल फाइंड देमसेल्व्स टॉकिंग लेस और लिसनिंग मोर, यानी टीचर को अपनी क्लास में क्या करना चाहिए, कम बोलना चाहिए, ज़्यादा सुनना चाहिए, ठीक है। टीचर सेटअप द एक्सरसाइज, टीचर बच्चों को एक्सरसाइज देता है, बट बिकॉज द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इज़ द गोल, और जो टीचर है उसका गोल क्या होता है, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, यानी स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना। द टीचर मस्ट स्टेप बैक, और टीचर पीछे रहता है और सिर्फ उनको ऑब्जर्व करता है, तो ये भी ठीक है। द क्लासरूम ड्यूरिंग ए कम्युनिकेटिव क्लास इज क्वाइट, अगर क्लास क्वाइट होगी, चुपचाप रहेगी, तो कम्युनिकेटिव क्या होगा, तो ये तो रॉन्ग है। स्टूडेंट गेन कॉन्फिडेंस इन यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज इन जनरल, और जो क्या था, स्टूडेंट के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि जो वो टारगेट लैंग्वेज है, जो वो लैंग्वेज प्राप्त करना चाहते हैं, वो जो जनरल लैंग्वेज प्राप्त करना चाहते हैं, वो उसको प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज को प्राप्त करना का कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए जनरल, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज़ एन एरर, अब एरर इसके अंदर ढूंढनी हमें कहाँ पे है, देखते हैं। वी आर लुकिंग फॉर ए साइट फॉर द न्यू स्कूल बिल्डिंग, या नई स्कूल की बिल्डिंग के लिए क्या देख रहे हैं, साइट देख रहे हैं। अब साइट, ये वाली साइट, जगह के लिए ये साइट होती है, देखने के लिए ये वाली साइट होती है, तो हमें कौन सी साइट की ज़रूरत है, हमें इस साइट की ज़रूरत है, ना कि इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्ट एट चित्तौड़ इज़ परहैप्स मोस्ट फेमस दैन द गोलकंडा फोर्ट, यानी कि जो चित्तौड़ का फोर्ट है भाई, वो ज़्यादा क्या है, फेमस है, किससे, गोलकंडा फोर्ट से।
तुलना की गई है, देन आया हुआ है, तो फिर सुपरलेटिव डिग्री कैसे आ सकती है? क्या आएगा? मोर आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द इडम्स। अब इडम भी मैं आपने आ गया है एक सेंटेंस, और इडम भी मैंने देखा कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इडम भी आप करके जाएंगे। इडम्स मैंने अपने अलग अलग बड़े पिक्चर के साथ और ट्रिक के साथ मैं अपने चैनल पे करवा रखे हैं, तो आप इडम्स वाली वीडियो भी देख के जाएंगे। द इडम्स नो द रोप्स, यानी कि रोप को जानने का मीनिंग क्या होता है? यानी कि टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर और डिटेल, यानी कि जो किसी चीज़ की के लिए की जो डिटेल होती है, अंडरस्टैंड द जो प्रोसीजर और जो डिटेल होता है किसी चीज़ की, सब उसके बारे में उसकी पूरी डिटेल और उसका प्रोसीजर जानना, मतलब नो द रोप। यानी आप कुछ काम कर रहे हैं, अब उसके लिए आप उसका प्रोसीजर, उसकी डिटेल, सब कुछ उसके बारे में आप नॉलेज ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नो द रोप, कि आप उसकी रोप को जान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन द चिल्ड्रन टुक शेल्टर इन नियर बाई हट। क्या आएगा? नियर बाई। फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत सारे आ रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आप ध्यान से करके जाएंगे। और फिलिंग द ब्लैंक्स में आपसे क्या पूछा जाएगा? ग्रामर पूछी जाएगी, ठीक है, या फिर पार्ट ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे, तो दोनों ही टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। तो नियर बाई हट आ जाएगा। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू बाय सम ब्रेड। जब पॉजिटिव होता है, सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो सम आता है, और जब नेगेटिव होता है तो एनी आता है, तो यहाँ पर सम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, कैसे इंग्लिश बोलती है? फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से, एंड फ्रीली, स्वतंत्र रूप से। नो वंडर सी वो ने प्राइज इन द इलोकेशन कंटेस्ट, यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जो ऐसे प्रतियोगिता है उसमें प्राइज नहीं जीतेगी, ठीक है। नेक्स्ट, साहिल read the letter carefully the second time to make sure he had not missed any detail, यानी कि उन्होंने दोबारा क्या किया? दोबारा अच्छे से लेटर पढ़ा ताकि उससे कोई भी डिटेल मिस ना हो जाए, ठीक है। और सी रीड द लेटर मोर, और ध्यान से, तो मोर आएगा भी। सी रोट ए लोट ऑफ लेटर्स यस्टरडे। यस्टरडे अगर आ गया है तो उसके अंदर हमेशा कौन सी वर्ब आती है? यस्टरडे के साथ हमेशा पास्ट टेंस आता है, यानी कि सेकंड वर्ब आती है। यस्टरडे, एगो, इन सब के साथ क्या आती है? सेकंड फॉर्म आती है, तो रोट आ जाएगा। नेक्स्ट, जमशेदजी नसरुद्दीन टाटा वॉज ए क्लेवर एंड पर्सपेक्टिव बिजनेसमैन, यानी वो क्लेवर और क्या है? चतुर बिजनेसमैन है। तो क्लेवर और पर्सपेक्टिव के लिए एक जो वर्ड है वो याद होगा, अस्तूट। वो क्या होगा? अस्तूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस अंडरलाइन ग्रुप वर्ड्स मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, यानी कि वही जो वर्ड है उनके लिए एक ऑप्शन आपको बताना है। द प्लेस हैज़ बीन ऑफिशियली मार्क्ड एज कंजर्वेशन एरिया, यानी कि जो कंजर्व कर दिए, सुरक्षित कर दिए जाते हैं जो एरिया ऑफिशियली, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग इज़ फॉरबिडन हेयर, ठीक है। यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, यानी कि कोई सरकारी एरिया भाई जैसे क्या रिजर्व कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड, ठीक है। ऐसा एरिया जो ऑफिशियली रूप से रिजर्व्ड है। अब है ये क्वेश्चन आता ही आता है, द सेंटेंस द सिंस राहुल वॉज 5 years old, सिंस राहुल क्या था? 5 year old था। स्विमिंग हैज़ बीन हिज, यानी जब से वो 5 साल का था तब से ही उसका स्विमिंग क्या है? पैसन है। अब स्विमिंग जब कोई वर्ब नाउन के रूप में आए तो वो हमेशा जिरंड होता है। जब किसी जिरंड के बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो आप समझ लेना कि वो क्या है? जिरंड है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वर्ब जब नाउन का काम करती है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वो क्या है? जिरंड होता है। मैंने जिरंड और पार्टिसिपल जो 2018 वाला पहला लेक्चर लिया था उसमें कंप्लीट और अच्छे से करवाया है, आप जाके लेक्चर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट? वन शुड डू हिज ड्यूटी वेल, ठीक है। अब देखो, डू सारे ऑप्शन ना पढ़ के वो सारे ठीक हैं, तो मैं सिर्फ यही बताती हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, और मैं भी आपको जल्दी जल्दी जस्ट रिवीजन करवा रही हूँ, क्योंकि पीछे वाले एग्जाम पेपर का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। पीछे वाले पेपर का अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि पेपर में क्या तैयारी करनी है और क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पीछे वाले पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो वन अगर सब्जेक्ट है तो फिर हिज नहीं आता, वंस ड्यूटी आता, वन शुड डू वंस ड्यूटी वेल, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हिज फादर इज़ द चेयरमैन। आप देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या, देखो सब मैं सारे बता देती हूँ एक बार आपको। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हिज फादर सब्जेक्ट है, हिज फादर क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हिज इज, जैसे एक कोई क्वाइन है, एक क्वाइन के इधर हेड है उधर टेल है, ठीक है, लेकिन सिक्का तो एक ही है। उसी तरह फादर भी वही है और चेयरमैन भी वही है, या ठीक है। तो कोई तो उसके पिता को चेयरमैन बोलता है और कोई उसको, उसके बच्चे उसको फादर बोलते हैं, तो मैन तो एक ही है। तो ऐसे में वो क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे ही इज़, मैं आपको पीछे बता चुकी थी, जैसे ही सा हिम, हिम के बाद जब अगर इसके लिए कोई भी क्या आएगा, इसी के बारे में कुछ बताने वाला आएगा, तो फिर उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर एग्जांपल आता तो फिर मैं बताती हूँ आपको। ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ, तो ऑब्जेक्ट आपको पता है, जैसे ही रोट ए लेटर, तो लेटर इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही रोट हिम, जैसे हाँ मैं बोलती हूँ, जैसे ही रोट हिम, जैसे मैं बोलती हूँ ही रोट हिम लेटर। ठीक है, ही रोट हिम लेटर, तो लेटर इसका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो एबिलिटी बताई गई है भाई। कैन हमेशा क्या बताता है, एबिलिटी बताता है। कुड पास्ट की बताता है, कैन प्रेजेंट की बताता है। ठीक है, व्हेन ए टीचर एस्टैब्लिश इस डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन इंग्लिश वर्ड एंड इट्स मीनिंग, यानी कि भाई जो इंग्लिश का जो लेक्चर है, यानी कि जो मैं आपको ट्रांसलेशन करके हिंदी में बता रही हूँ, तो अगर मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ और इंग्लिश में ही आपको समझाती हूँ थोड़ा सा इजी वे में, तो उसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज एन एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एक्यूरेटली, तो कम्युनिकेट का मतलब ही लैंग्वेज होता है, यानी बोलना होता है, एक दूसरे का क्या, एक दूसरे से बातचीत करना होता है। तो लैंग्वेज को एक्यूरेटली यूज करना, ठीक ठाक एकदम से सही यूज करना। फिगर विद मोर देन 4 एंगल्स, अब 4 एंगल वाले को क्या बोलते हैं, मोर 4 एंगल्स और साइड्स इज कॉल्ड, 4 से ज़्यादा जिसकी साइड होती है उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। ऑक्टागन 8 होती हैं जिसकी, पैरेललोग्राम जिसकी 4 होती हैं जिस जैसे, और पेंटागन जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, ऐसी त्रिभुज, या सॉरी त्रिभुज नहीं, ऐसी फिगर। दे मेक हिम द चेयरमैन, देखो अब आ गया एवरी ईयर अंडरलाइन द फ्रेज, तो इसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, मैं वहाँ पे एग्जांपल मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। दे मेक हिम द चेयरमैन, अब हिम किसको बनाया है, चेयरमैन उसी को बनाया है, तो वही है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। हिम और चेयरमैन एक ही है, हिम भी उसके लिए बोला गया और चेयरमैन भी बोला गया, तो दोनों एक ही चीज़ है, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, मिस स्पेल्ट वर्ड फिर से चूज करना है भैया आपको, मिस स्पेल्ट वर्ड सीज। ठीक है, सीज के अंदर पहले क्या आएगा, सीज के अंदर पहले ई आएगा, उसके बाद आई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये फिर से आ गया, चूज द वर्ड मीनिंग ऑफ विच, अभी मीनिंग बताना है इस वर्ड का। रेफ्लेगेंट मुझे होता है चकाचौंध वाली लाइट, और डिम होता है आपको पता है, डिम अंधेरा, यानी लाइट बहुत कम लाइट। वर्ड उसके बाद है द गेम शुड बी फिनिश्ड बाय नाउ, यानी कि अब तक गेम क्या हो गया, होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, तो प्रेडिक्शन लगाई है। ठीक है, क्या लगाई है कि हम ये बात की संभावनाएं लगा रहे हैं कि ऐसा अब तक ख़त्म होना जाना चाहिए, प्रेडिक्शन लगा रहे हैं फ्यूचर की। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड इट इज़ वन थिंग टू
टीच इज इट इज़, यानी कि एक चीज़ को समझना और उसको समझाना। समझना एक चीज़ है और उसको समझाना क्या है, सॉरी उसको पढ़ाना क्या है, दूसरी चीज़ है। उसको पढ़ाना दूसरी चीज़ है। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन 2 ईयर, टाइम के लिए क्या आएगा, सिंस आएगा। आई लास्ट सॉ, जब यानी कि मैंने लास्ट में उसको देखा तो क्या हो गए, 2 साल हो गए हैं जब मैंने उसको लास्ट में देखा था। आई डोंट नो एनीबडी टू स्मोक इन माई हाउस, ठीक है। आई डोंट अलाउ एनीबॉडी, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता, टू स्मोक, किसी को भी अपने घर में स्मोक करने के लिए अलाउ नहीं करता। कीप द बॉल रोलिंग, ये टॉपिक आप अच्छे से करके जाएं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और मैं अपने 2018 वाला जो मैंने पेपर करवाया है उसमें मैं आपको मैंने अलग से समझाई हुई दोनों चीज़ें, तो आप लेक्चर देख सकते हैं। और शॉर्ट वीडियो में भी शायद मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल डाला हुआ है और जिरेंट में डिफरेंस डाला हुआ, तो आप देख के जाएँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका काम करता है अभी, एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पर जो बोल है, ये रोलिंग बोल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो रोलिंग क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जब एडजेक्टिव का काम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी करती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जब वो नाउन का काम करती है तब वो क्या होता है, जिरंड होता है। करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द मैन सेड लेट मी हैव द फर्स्ट चांस, द मैन प्रपोज्ड दैट ही शुड हैव द फर्स्ट चांस। तो इसके अंदर फिर आपको क्या जो क्या करनी है, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच करना है। तो मैन प्रपोज्ड दैट, लेट खत्म हो जाएगा, लेट के बाद के लिए क्या आएगा, शुड आएगा, ही शुड हैव द फर्स्ट चांस। देयर इज़ नो डाउट दैट द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर ओशंस। भाई जब हमारी सुपरलेटिव डिग्री आती है उसके बाद जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री आती है उसके अंदर क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के लार्जेस्ट में, तो उसके बाद अदर का यूज नहीं करते, सीधा ही हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑफ ऑल ओशन आ जाएगा। विद ए लॉट ऑफ परसुएशन द विलेजर्स एग्री टू पार्टिसिपेट इन द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। बहुत सारा ज़्यादा मनाने के बाद जो विलेजर्स हैं वो क्या हो गए, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए एग्रीड हो गए। तो विद लोट नहीं होएगा भाई, क्या आ गया, आफ्टर ए लोट ऑफ आएगा, तो प्रीपोजिशन यहाँ पे की एरर है। उसके बाद फिर से एजेस मस्ट ऑलवेज बी परफेक्टली एंड इन एवरी वे फेयर, यानी कि पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। इसका वर्ड का मीनिंग पूछा गया है, तो इसका मीनिंग है सक्रोप्लेसली का मीनिंग होता है ईमानदार। टेम्परामेंटली होता है स्वभाव, करेक्टर जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और आर्बिट्रेरी यानी कि जो स्वतंत्र होता है उसके लिए। प्रेजेंट डे इंडियन अर्बन सोसाइटी इज़ लेवल्ड वांटिंग टू गेन थिंग्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि जो इस वर्ड का मीनिंग बताना है भाई, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसका एक मीनिंग बताना है। इसके लिए है एक्विजिटिव, यानी कि कोई चीज़ अपने वांटिंग टू गेन थिंग्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि अपने आप किसी चीज़ का क्या करना, गेन प्राप्त करना, यानी कोई चीज़ हड़पना टाइप कुछ एक्विजिटिव होता है, हड़पना कोई चीज़। द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग एंड इन क्लासरूम प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैसे होता है भाई, यानी कि टीचिंग एड इन इंग्लिश का क्लासरूम में क्या मीनिंग होता है। जैसे अब आपको क्लास के अंदर ये बताना है कि मटर कैसे उगाए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बच्चों को कैसे देंगे, आप चित्र बना देंगे, चित्र बना के उसके पौधे के सारे भागों के बारे में बताएंगे, उसका ये बताएगा ये कब उगाई जाती है, इसका क्या फ़ायदा है, सब कुछ बताएंगे, तो उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कहते हैं। या फिर आप उसको खेत में ले जाके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे होता है, तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बोला जाता है ऐसे। नेक्स्ट, तो ये था भाई हमारा आज का लेक्चर। मैंने कंप्लीट आपको जितने भी पीछे वाले पेपर हैं उन सब में जो जनरल इंग्लिश आई हुई है वो कंप्लीट करवा दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके बाद मैं जेबीटी और पीजीटी वाले भी जनरल लेके आऊँगी, तो आपके साथ में कोई भी तैयारी कर रहा है पीजीटी और जेबीटी की, तो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस टू देम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।